GNN के संग में हमारी आज की मेहमान हैं समाजी कारकुन और सियासतदान रेहाम खान। मुलाकात के लिए लाहौर में उन्होंने अपनी रिहाइशगाह पर हमारा पुरतपाक इस्तकबाल किया। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक, बैठे बैठे। रेहाम कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। लाहौर आई हूँ और जो ही आप लाहौर लैंड करते हैं तो ग्रीनरी देखते हैं, मूड इंसान का अच्छा हो जाता है। इसीलिए आपने ग्रीन सूट पहना है। आई लिव एंड ब्रीथ ग्रीन। अल्लाह तौफीक दे के एवरीथिंग ग्रीन मैं सपोर्ट करती रहूँ। कुछ लोग तो शादियों की तकरीबात ज़्यादा करते हैं, कुछ शादियाँ ज़्यादा कर लेते हैं। बस मैं शादियाँ ज़्यादा करने की कायल हूँ। लेकिन आई थिंक ये बड़ा अच्छा सवाल है। कुछ लोगों को शायद इस सवाल करने पे एतराज़ हो, पर मैं समझती हूँ कि ये एक पाकिस्तान में मसला है कि अगर आप किसी के साथ कमिटेड रिलेशनशिप में रहना चाहें, यानी कि शादी में निकाह में रहना चाहें, तो ये अच्छी बात है और ये अल्लाह की मर्ज़ी है। कहीं घर बस जाता है, कहीं नहीं बसता। तो ये मेरा ख़्याल है कि इस बात से घबराना कि ओह दोबारा मैं शादी करूँगी, क्योंकि मेरा ख़्याल है मर्दों की शादियों पे तो बिल्कुल कोई नंबर काउंट नहीं रखता, लेकिन ख़वातीन के लिए ये दिक्कत है हमारे माशरे में और ये हमारे बिल्कुल दीन के ख़िलाफ़ है। तो मैं समझती हूँ रिश्ते ऑनेस्ट होने चाहिए कि ख़वातीन को भी इजाज़त होनी चाहिए एक से ज़्यादा शादी। एटलीस्ट हम तो एट अ टाइम एक ही से शादी कर रहे हैं तो हमें इतनी तो फ्रीडम दे। आप खबरों में रहने का हुनर जानती, ये आर्ट कहाँ से सीखा? मुझे मेरा ख्याल है खबरों में रहने की तो शायद बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि पब्लिसिटी इज़ समथिंग दैट आई डोंट नीड। और मैंने खुद कभी खबरों की जीनत बनना नहीं चाहा, लेकिन कुछ ऐसे ज़िंदगी के मोड़ ऐसे हो जाते हैं कि कोई हादसा हो जाता है, फिर आप लोग खबरों की जीनत बना देते हैं। अब कुछ पुरानी यादें ताज़ा करते हैं। बचपन कहाँ गुजरा, कैसा गुजरा? बचपन मेरा जी लिबिया में गुजरा। बचपन लिबिया ही की पैदाइश है और बहुत खूबसूरत बचपन गुजरा। मैं तीसरी बेटी हूँ या तीसरी औलाद हूँ पेरेंट्स की, और बड़े बहन भाई और मुझ में काफ़ी एज डिफरेंस है। तो बड़ा, आप जिसको लाडली बेटी, स्पॉइल्ड बेटी कह सकते हैं। और फिर पाकिस्तान जब मैं आई तो जो ये पाकिस्तान की जो रौनकें हैं वो मैंने ज़रा लेटर मतलब बचपन में देखी। और 8 साल की उम्र से फिर जो मेरी स्कूलिंग है वो पेशावर में हुई है और कॉलेज तक पेशावर ही में मैं रही। और ये ज़िया का दौर था, तो 80s और अर्ली 90s मैंने पेशावर में गुजारा है। और तालीम का सिलसिला कहाँ तक जारी रहा? तालिब इल्म कैसी थी? अच्छा जी, तालिब इल्म हमें चॉइस नहीं थी कि बुरे तालिब इल्म हो सकें, क्योंकि वालदा जो थी बहुत ज़्यादा स्कूलिंग में और एजुकेशन पे कोई ऐसा मजाक नहीं था कि मतलब ज़िंदगी में एक दफ़ा एक सब्जेक्ट में क्लास 7 में शायद B आया, वो सारी ज़िंदगी हमें याद उन्होंने करवाया। लेकिन जो ही सेकेंड ईयर किया तो शादी हो गई और फिर वो तालीम का जो सिलसिला था मुनक़ता हुआ। और मेरा उस वक़्त ये ख़्याल था कि मैं पेशावर यूनिवर्सिटी से जो पढ़ाई कर रही हूँ तो एक अट्रैक्शन थी कि चलें बाहर जाके पढ़ेंगे, ये मुझे बताया गया था, मगर ये हो ना सका। लेकिन फिर मैंने छुप के बड़ी फ़िल्मी अंदाज में BA अपना कंप्लीट किया और माशाल्लाह बड़ी अच्छी, मतलब फ़र्स्ट डिवीज़न में BA कंप्लीट किया, एजुकेशन सब्जेक्ट रखा। बचपन की कोई शरारत या वाक़या जो आज भी याद हो? मैं जी एक कोई वाक़या नहीं, मैं बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा शरारती बच्चे होते हैं, मतलब कोई हिसाब नहीं। वो बच्चा जो अंदर आता ही नहीं है, दरख्तों पे चढ़ता है और दीवारों के ऊपर भागना, और गन्स वगैरह का, ये एयर गन्स का बड़ा शौक था, जानवरों का बड़ा शौक, कुत्ते और बकरियां। और तो मैं बिल्कुल, मतलब आप कोई ऐसी नहीं कि धूपों में सारा सारा दिन गुजारना, और स्विमिंग का बड़ा शौक और बहुत ज़्यादा शरारती। अभी कोई लाडली भी बहुत थी, और माँ की भी लाडली, वालिद साहब की भी लाडली, बहन भाई की लाडली, पूरी फैमिली की बड़ी लाडली। तो मैंने ऐसी कोई, मेरा ख्याल है शरारत तो क्या, बल्कि मतलब
मुझे लगता है मैंने बचपन में जितने मुझे टेटनस के टीके लगे हैं शायद ही किसी को लगे होंगे। बनना क्या चाहती थी और बड़ी होकर बनी क्या? आई रिमेम्बर कि जब 8-9 साल की उम्र में मैंने पहली कोई इंडियन फिल्म देखी, वो वादा रहा। तो प्लास्टिक सर्जन बनने का बड़ा शौक था, क्योंकि सारे जो हमारे इर्द गिर्द लोग थे वो डॉक्टर्स ही थे। तो कोई प्लास्टिक सर्जन अंकल आए घर में, तो वो ये कि जी अच्छा चेहरा बदलने का। कुछ साल और गुजरे तो बिजनेस का बड़ा शौक चढ़ा। 16 साल की उम्र में मैंने पहली फिल्म स्क्रिप्ट लिखी। तो फिल्म मेकिंग का डेफिनेटली और लिखने का बहुत शौक था। वो सारी फैमिली में भी है। अम्मी भी बहुत अच्छा लिखती थी, शायरी भी बड़ी अच्छी करती थी, लेकिन मुझे फिल्म स्क्रिप्ट्स का बड़ा शौक था। वो थोड़ी सी खतरनाक फिल्म स्क्रिप्ट थी, एक फ्रेंच नॉवल की अडेप्टेशन थी, तो मेरे ख्याल इस वजह से उन्होंने बेहतर समझा कि शादी करा दे। लेकिन आई थिंक आई वाज वेरी क्रिएटिव। लेकिन ये जो हो जाएगा ज़िंदगी में, ये डेफिनेटली नहीं सोचा था। मैं समझती हूँ कि सहाफ़त का भी उस तरह नहीं सोचा था। हालाँकि 11-12 साल की उम्र में मैं पीटीवी के लिए आई वाज़ होस्टिंग अ शो, एक पपेट शो मैं कर रही थी और बड़ा अच्छा वो चला। लेकिन मतलब जर्नलिज्म में आ जाऊँगी ये नहीं सोचा था। लिखते लिखते कभी ये सोचा था कि आप एक ऐसी किताब लिख डालेंगी जो तहलका मचा देगी? नहीं जी, उस तरह तो कभी भी नहीं सोचा था। और ये जो है किताब, मैंने जब किताब लिखी तो ये नहीं मुझे था कि कोई कहे कि जी क्या ज़बरदस्त कोई अदबी शाहकार है या बड़ा खूबसूरत लिखा है। और बहुत से लोग ये भी उस वक्त कहते रहे कि जी किसी सहाफ़ी से लिखवाया है या किसी और की स्क्रिप्ट है। मैंने बड़ा रॉ अकाउंट लिखा है, जैसे इंसान अपनी डायरी लिखता है। डायरी भी बचपन से मैंने भी लिखी है, घर में हर कोई लिखता है। तो मुश्किल भी नहीं थी वो किताब लिखना, क्योंकि काफ़ी कुछ तो ऑन अ डेली बेसिस भी आप जो फ़ील करते हैं वो मैं लिख रही थी। लेकिन वो लिखना इसलिए ज़रूरी था, और जिसको आप रॉ अकाउंट कहेंगे, क्योंकि उसमें शायद बहुत सी मतलब ऐसी जुमले में भी ज़्यादा खूबसूरत तरीके से लिखे जा सकते। लेकिन मुझे जब ये पता चला कि ओहो ये तो किताब लिखने पे बहुत सख्त पाबंदी है, और जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए कि अगर ये किसी ने जुर्रत की तो उड़ा दिया जाएगा, तो मेरे ऊपर एक लिटरल डेडलाइन थी कि ये तो मैंने जल्दी करना है। मैं थोड़ा सा सुस्त मिजाज भी हूँ, तो जैसे आपको पता है हमें सुबह 12 बजे की डेडलाइन मिलती है सहाफ़ियों को, तो हम सारी रात सोचते हैं कि आर्टिकल लिखेंगे, फिर आखिरी 15 मिनट में लिखते हैं। वो मैं बिकॉज़ मुश्किल भी था, क्योंकि वो आप बीती है, सारे एक्सपीरियंसेस प्लेजेंट नहीं है। तो बस जैसे मतलब वो रवानी में मैं लिखती गई। एंड ये तो मुझे पता था कि कंट्रोवर्शियल भी होगी, ये मुझे पता था कि कोई मुझे तमगा इम्तियाज़ दिए लेगा उस पे, लेकिन वो ज़रूरी था। और उस वक़्त मैंने ये नियत की कि बस अल्लाह मालिक है, देखी जाएगी। आपके मुखालफिन का इल्ज़ाम ये है कि आप किसी ख़ास एजेंडे के तहत पाकिस्तान आई। जी, है तो बिल्कुल सही। मैं 100% इससे 200% इससे मुत्तफ़िक हूँ। मैंने आपको बताया कि मुझे पाकिस्तानियों से जब मैं पहली दफ़ा पाकिस्तान सही मानों में देखा तो 2003 में देखा, क्योंकि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ देखें जब हम आते हैं ना, तो हम देखते हैं हम अच्छी, ज़ाहिर है डॉलर्स में पाउंड्स में कमा रहे होते हैं, अच्छी फ़्लाइट्स लेके आते हैं, छुट्टी पे आते हैं, फिर यहाँ पे आते हैं, उधर से भी डिज़ाइनर पहन के आते हैं, इधर आके भी हम डिज़ाइनर्स ख़रीदते हैं, एयर कंडीशन्ड घरों में, एयर कंडीशन्ड गाड़ियों में। हम असली जो पाकिस्तान है ज़मीनी हक़ाइक़ से बड़े दूर होते हैं। लेकिन जब आप ज़मीन पे आके देखते हैं तो आपको एक और पाकिस्तान नज़र आता है, जो असली पाकिस्तानियों का। इलेक्शन की तारीख अनाउंस हो चुकी है। इस इलेक्शन में तहरीक इंसाफ को आप कहाँ देखती हैं? और भी हमारी पार्टीज़ हैं कि जब उनके लीडर्स गायब हो गए तो वो पार्टी बराए नाम तो है, लेकिन वो पार्टी तो नहीं है, क्योंकि ये पार्टी जो थी ये एक सियासी जमात नहीं थी, इसका कोई स्ट्रक्चर नहीं था। ये वन मैन शो था, एक शख्स के लिए थी, उस एक शख्स के इर्द गिर्द वो रिवॉल्व कर रही है, और इसमें वो कुछ बात छुपाना भी नहीं चाहते। तो ये पीटीआई जो हम इलेक्शंस के वक्त देखेंगे, मेरा ख्याल है कि कुछ ऐसे नाम देखेंगे जो कि कंट्रोवर्शियल नहीं हुए, और जो ये 9 मई से भी दूर रहे हैं, और जो कि जिनको आप कहते हैं ना अंडर द रेडार जो रहे। 3-4-5 लोग होंगे, शायद सिर्फ केपी ही में आपको वो नज़र आए, और वो हो सकता है कि वो पीटीआई वाले मौलाना साहब की इमामत में आपको नज़र आए। 9 मई के वाक़े के बाद पीटीआई की मकबूलियत कम हुई है या बढ़ी है? वो सोशल मीडिया पे जो मकबूलियत है वो तो एक बयानिया है, जिसका ज़मीनी हक़ाइक़ से कोई ताल्लुक़ नहीं है। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो यहाँ पे एक सो कॉल्ड लीडर था, वो तो अब छुपा बैठा है।
तो वो तो इलेक्शंस में भी सामने नहीं आएगा। और जो वो था जो कि अटैच हो गया था, जो किसी भी जो भी हुकूमत बन रही होती है उसके साथ अटैच हो जाता है, जिसको आप क्या फसली बटेरे जिनको कहते हैं, वो किसी ना किसी रूप में वापस आ जाएंगे। तो वो मकबूलियत तो नहीं आप कह सकते ना। आप खवातीन के हकूक पर बहुत बात करती हैं। 9 मई के वाक़यात में जो खवातीन मुलव्वस थीं, आज वो जेलों में बंद हैं, उनके बारे में आप क्या कहेंगी? देखिए, मैं ख़वातीन के हुकूक के बारे में बात करती हूँ, मैं विमेन पार्टिसिपेशन की बात करती हूँ, लेकिन अगर आज मैं कत्ल कर दूँ तो क्या मेरे लिए सज़ा कम होनी चाहिए? और आप अगर कत्ल कर लें तो आपके लिए सज़ा ज़्यादा होनी चाहिए क्योंकि मैं औरत हूँ? तो मैं औरत कार्ड का जो इस्तेमाल है वो हमारे जो मुस्बत बातें उनके लिए नुकसानदेह है। अगर आप देखें जुर्म के मुर्तकिब होंगी, अगर आप कोई ऐसा काम करेगी जिसकी इजाज़त नहीं है, तो मैं ये तो नहीं कह सकती कि जी मैंने सीट बेल्ट इसलिए नहीं बांधी क्योंकि मैं खातून हूँ और मेरी जो है ना मेरा दुपट्टा ख़राब होता है। ये तो कोई बात नहीं है। कानून तो है, आपने सीट बेल्ट लगानी है। मैं तो ये नहीं कह सकती कि जी भट्टी साहब को आप चालान कटा दें, लेकिन मैं खातून हूँ। लेकिन एक बात से मैं मुत्तफ़िक हूँ कि मेरा ख़्याल है कि ये जो 900 से ज़्यादा हमारे जो नौजवान और लड़कियाँ, ख़वातीन, कुछ लोगों के बच्चे हैं, कम उम्र बच्चे हैं और वो ख़वातीन बहुत पता नहीं किस बहकावे में आई हैं। मैं आई थिंक कि उनके लिए मैं तो डेफ़िनेटली हमदर्दी रखती हूँ। मेरा ख़्याल है उनकी कोई माफ़ी तलाफ़ी होनी चाहिए। जिस दिन ये पकड़े जाते हैं उसके 4-5 दिनों के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं और फिर उनके सारे केसेस भी ख़त्म हो जाते हैं। ये कैसे हो सकता है? देखिए, फिर कॉम्प्रोमाइजिंग स्टांस जब लोग करते हैं, और अगेन ये भी एक मफाद परस्ती की भी निशानी है, और ये कहना कि जी उनके ऊपर बहुत तशद्दुद हो रहा है, कभी किसी पे नहीं हुआ। इसीलिए तो मैं आपको बता रही हूँ कि हुआ है ना, ज़िया के दौर में हुआ है, मुशर्रफ के दौर में हुआ है, PMLN के वर्कर्स पे क्या कुछ नहीं हुआ, ख़वातीन पे हुआ है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कुछ पार्लियामेंटेरियंस हैं, शर्मिला फारूकी साहिबा, शी वाज़ वेरी यंग, 6 महीने उनको बंद कर दिया था, वालिद साहब की वजह से बंद कर दिया था। मैंने तो कभी उनको इस तरह ज़ारो क़तार रोते हुए नहीं देखा, मेंशन भी नहीं करती। तो ये बात कहना कि जी इनके ऊपर तशद्दुद बहुत हो रहा है या इनके ऊपर बड़े मुश्किल हालात है, इस वजह से ये कॉम्प्रोमाइज़ करें, नहीं, कॉम्प्रोमाइज़िंग बंदा कॉम्प्रोमाइज़ करता है। और जहाँ तक केसेस इधर-उधर हो रहे हैं, अगर जेन्युइनली केसेस इधर-उधर हो रहे हैं तो मैं उसूली तौर पे इससे बहुत इख्तलाफ रखती हूँ, क्योंकि मेरा ख़्याल है कि पंजाब में हम बैठे हुए हैं, लाहौर में हम बैठे हुए हैं, हमें अच्छी तरह से पता है कि PTI के दौर में क्या-क्या हुआ, और अगर उनके केसेस किसी और वजह से रफा दफा हो रहा है तो ये बड़ी ज्यादती है, और ये PTI के सियासी मुखालिफिन को उठाना चाहिए। सियासी मुखालिफिन का दावा था कि अगर चेयरमैन तहरीक इंसाफ जेल में जाएंगे तो एक रात भी नहीं निकाल सकेंगे, अब तो वो 90 दिन निकाल गए। उनकी बड़े ज़बरदस्त मतलब 5 स्टार ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। मैंने तो नहीं देखा कि उनके घर में उनको इतनी लग्जरीज नसीब हों, लेकिन आप किसी से भी पूछ लें तो लेकिन चलिए कोई बात नहीं, मैं तो कहती हूँ कि इस बात पे तो हमको बिल्कुल एतराज़ नहीं होना चाहिए, ये तो शायद उनके लिए अच्छा ही है। अगर वो किसी के बहकावे में आए हैं, अगर उनके एडवाइज़र्स ने उनको गलत मशवरे दिए हैं या उनका घर पे किसी ने ख्याल नहीं रखा, तो अगर उनका ख्याल रखा जा रहा है अच्छी तरह से और इतनी ही आवभगत की जा रही है, तो एक सादा इंसान के लिए तो ये बहुत ज़्यादा लग्जरी है। जो इंसान सादगी से ज़िंदगी गुजार रहा था उसके लिए तो ये काफ़ी कुछ है, तो उनको तो अच्छा मतलब क्या चाहिए। आपने अपनी किताब में अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी के बारे में बहुत से इंकशाफात किए, लेकिन दूसरी जानिब से कोई जवाब नहीं आया। देखिए जी, अगर मैं बहुत बड़ी सियासी जमात की लीडर होती और मैं ऐसी सियासी जमात की लीडर होती जहाँ तमाम एंकर्स, क्रिकेटर्स, एक्टर्स, सिंगर्स और सोशल मीडिया, मतलब मेरी ये पावर होती, तो मुझे क्या ज़रूरत थी कि मैं टीवी पे बैठ के 9 साल बाद भी खुद जवाब दे रही होती। मैं भी किसी को फ़ोन करती और कहती इसको टीवी पे नहीं आने देना, इसका शो बंद कर देना, इसको ये सवाल करना। तो मेरे पास जी खुद ना वो सोशल मीडिया टीम्स थी, ना उस किस्म का सपोर्ट सिस्टम था, ना कोई सियासी पार्टी थी। तो इधर तो जो सियासी पार्टीज़ हैं, जो PTI की मुखालिफ सियासी पार्टीज़ हैं, वो मुकाबला नहीं कर सकती, ऐसा प्रोपेगेंडा है। क्या शादीशुदा ज़िंदगी को पब्लिक करना मुनासिब है, क्योंकि मियाँ बीवी के दरमियान तो बहुत सी पर्सनल बातें होती हैं। अगर आप अपनी मनकूहा बीवी के बारे में गैर मर्दों, नामहरम ख़वातीन
लॉयर्स दुनिया भर के साथ राब्ते में हों कि आपने कुछ महीने बाद क्या करना है, तो फिर वो तो शादी ही नहीं, वो तो शादी के नाम पे एक ड्रामा है, वो एक फरेब है, वो एक धोखा है, और वो फिर वो रिश्ता जेन्युइन ही नहीं है। और आप क्यों ऐसी हरकत करें? देखिए, रोज़ लोगों के रोज़ ब्रेकअप्स होते हैं, लोगों की रोज़ शादियां टूटती हैं, लेकिन जब उस शादी का फॉर एग्जाम्पल आपका किसी से ज़ाती रिश्ता हो, प्राइवेट वो हो, तो एब्सोल्युटली ब्रेकअप के बाद भी शायद उसकी बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन जब एक ऐसे इंसान के बारे में आपको कुछ ऐसा पता हो जिसकी दिमागी तवाज़न की वजह से या सोच की वजह से 24 करोड़ अवाम के अलावा पूरा खिता अफेक्ट हो रहा हो, तो मेरा ख्याल है वो फिर आपको डिसाइड करना पड़ता है। देन साइलेंस इज बिट्रेयल। शादी से पहले चेयरमैन तहरीक इंसाफ के बारे में आपका जो इमेज था और अलहदगी के बाद उसमें क्या तब्दीली आई, पहले क्या सोचा था, क्या निकला, क्या पाया? अच्छा, द इंटरेस्टिंग थिंग इज के मेरा वही इमेज था कि जो बहुत से लोगों का है, जो आजकल भी लोग सोच रहे हैं। देखिए, एक होता है आपने मकबूलियत की बात की, एक होता है कि आपको लगता है ये बंदा बहुत ज़बरदस्त है, बस इसी को वोट देना है, एक होता है कि किसी दूसरे की नफरत में आप किसी को सपोर्ट करते हैं। क्योंकि प्रोपेगेंडा ये है कि अच्छा ठीक तो नहीं है, हाँ इतना समझदार भी नहीं है, फजूल बात भी कर जाता है, लेकिन बाकी सारे चोर डाकू हैं। ये सोच होती है एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी की, ये सोच होती है एक पीटीआई के वोटर की। ये मेरी सोच थी मेरी, जब आई डिडंट थिंक कि वो कोई ख़ास ब्राइट है, मुझे लग नहीं रहा था कि कोई ख़ास स्टेट्समैनशिप प्रॉपर्टीज़ हैं, लेकिन मुझे लगा नहीं सादा तो है, तो हम संभाल लेंगे, हम कुछ बता देंगे कि ये कपड़े पहने ये ऐसे, वो ये सादा तो है, करप्ट तो नहीं है। यही बात होती है, दूर से हमको ये लगता है। तो वो इस वहम में कि सादा है, जिंदगी में भी सादगी है, चालाक नहीं है, ऑनेस्ट है, तो वो फिर मुझे पता चला कि ये हमारी सादगी है कि हम समझ ही नहीं सके। एंड आई थिंक कि सादा बिल्कुल नहीं है, बहुत ज़्यादा शातिर हैं, बहुत ज़्यादा समझते हैं, अपना जो मतलब है वो पूरा करना, लोगों को बड़ी जल्दी पहचान जाते हैं, टाइम नहीं वेस्ट करते फजूल, जिससे काम होता है बस उसी से काम रखते हैं, किससे क्या काम निकाला जा सकता है, और ये एक क्वालिटी है। ओन चौधरी ने आप पर इल्ज़ाम लगाया कि आपने फिल्म बनाने के लिए अलीम खान साहब से पैसे मांगे थे। अब जाके उनसे इंटरव्यू करके पूछे ना, तो अब तो ओन चौधरी साहब भी मेरे ख्याल है सिराते मुस्तकीम पे आ ही गए हैं, आप उनसे जाके पूछें, फिर वो आपको मुख्तलिफ जवाब देंगे। देखिए, मैं फैसल वाडा के बारे में बहुत लोग टीवी पे बात करते हैं और लोगों की एक परसेप्शन भी है। मैं उनके जो सियासत का स्टाइल है या जो बोलने का अंदाज़ है या जिस तरह से भी उनकी एक वो, उसके बारे में तो मैं ज़्यादा नहीं कमेंट करना चाहती, लेकिन मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि तलाक़ के बाद बहुत से लोगों को हकीकत पता थी, और इंसान का जो किरदार है, कैरेक्टर, तब पता चलता है जब आप सच बोलने की हिम्मत रखें। और बड़ी बातें की गई फिल्म के बारे में, अजीब अजीब बातें की गई जी, 17 करोड़ यहाँ से लिए, 5 करोड़ यहाँ से लिए, 7 करोड़ वहाँ से लिए। किसी और में अली भी मेरी भाइयों की तरह है, हो सकता है लोगों की मजबूरियाँ हो, लेकिन मैंने अप्रिशिएट किया कि फैसल वाडा के बारे में भी ये बात की गई थी। सिर्फ फैसल वाडा आए, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, टीवी पे बोला कि भाभी ने एक पैसे को हाथ नहीं लगाया मैं इसका, और उनको ज़रूरत नहीं थी ये कहने की, वो भी चुप हो जाते हैं बाकियों की तरह, लेकिन वो बोला। और ये मैं हमेशा ये बात याद रखूँगी, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जानान फिल्म जब बनाई, तो जो फिल्म बनाई वो मैंने किसी यंग लड़के को फिल्म मेकर बनाने के लिए, उसके करियर के लिए किया, और मैंने जो फिल्म पे पैसे लगे ना, वो जब पैसा लगा उस पर, इनिशियली हमने 1 करोड़ 25
में फ़िल्म रैप अप की। एक्चुअली शायद ये बात बतानी नहीं चाहिए, अब हम फिल्म बनाने चाह रहे हैं, लेकिन हमने बहुत शू स्ट्रिंग बजट पर, हमें बहुत दिक्कत हुई उसके लिए फाइनेंस रेज करने के लिए। लेकिन ना मैंने उस पैसे को हाथ लगाया, जो इन्वेस्ट हुआ उसमें हाथ ही नहीं लगाया, नथिंग टू डू विद इट, और ना मैंने उसके प्रॉफिट को हाथ लगाया। आयशा गुलाली ने जो इल्जामात लगाए थे उनमें किस हद तक हकीकत थी? वो कोई टिकटॉकर इन्फ्लुएंसर तो है नहीं। हो सकता है कि वो जो बात कर रही हैं शायद गलत शोज़ पे चली गई, गलत लोगों को उन्होंने ट्रस्ट कर लिया। आई रियली डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट, लेकिन अगर उनके पास कुछ है रिकॉर्ड वगैरह, यकीनन उन्होंने कुछ दिखाया होगा, तो ये सवाल उनसे मेरा ख्याल है पूछना चाहिए। आप लंदन आती जाती रहती हैं, जमाइमा गोल्डस्मिथ से भी मुलाकात होती है? मेरी कभी जी मुलाकात नहीं हुई, ना मैंने कोशिश की मुलाकात की, कोई ना कभी राब्ता किया। साबिक वज़ीर आज़म के बेटों से आपकी को मुलाकातें हुई? मेरी बनी गाला तो वो आते रहते थे, मुलाकातें होती नहीं, शादी से पहले भी हुई, शादी के बाद भी हुई मुलाकातें, बच्चों से हुई। टेरियन से भी कभी मुलाकात हुई? वो आपको पता है पाकिस्तान आने के लिए आप लोगों ने रास्ते ही हमवार नहीं किए उसके लिए। उसके बारे में कभी आपकी साबिक वज़ीर आज़म से कोई बात? अब मैं इस बारे में इसलिए भी बात नहीं करना चाहती क्योंकि देखें, जिन बच्चों के बारे में हम बातें कर रहे हैं या कोई भी बच्चे हों, आई थिंक कि उनके साथ उनकी फैमिलीज़ के साथ भी जो कुछ हुआ, उनके ऊपर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बच्चों का इसमें तो कसूर नहीं है ना कि वालिदैन क्या करें। चेयरमैन तहरीक इंसाफ किस हद तक मजहबी शख्सियत है? कुरान पाक कितना पढ़ते थे? एक तो मैं ये समझती हूँ कि आपका जो भी मजहबी अकीदा हो, जो भी हो, वो पॉलिटिक्स से उसको आपको दूर रखना चाहिए। मैं समझती हूँ कि पॉलिटिक्स के लिए उसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, कोई भी हो, चाहे आप इंडिया में हैं चाहे पाकिस्तान में। ये बड़ी ख़तरनाक बात है, और मुझे क्या पता, अल्लाह पाक इज़ द जज, हम तो जज है नहीं। लेकिन ये बातें जो मैंने लिखी तो मैंने इस तनाज़र से लिखी कि मुझे वो घर का माहौल बहुत मुख्तलिफ लगा। हमारे घर का एक माहौल था, मेरे वालिद साहब का, मेरे भाई का, आपको पता है हमारी तरफ तो एक्चुअली रोज़ा नमाज तो हमारी तरफ मेरा ख्याल है फ़र्ज़ ज़्यादा है, तो वो माहौल उस घर का मुझे मुख्तलिफ लगा, और दैट्स परफेक्टली ओके कि लोगों का ये वो होता है। कुरान पाक के बारे में भी मैंने डिटेल में लिखा, और एक वाक़या भी लिखा कि मैंने आयतुल कुर्सी भेजी एक दिन हिफाजत के लिए, तो जवाब में मुझे मैसेज आया कि ये क्या है, तो मैं समझी कि मैंने शायद कोई गलती कर ली हो, तो मैंने दोबारा भेजा। तो उन्होंने कहा ये मैं नहीं, बल्कि जाने से पहले मैंने उन्हें कहा कि आप पढ़ा करें, तो उन्होंने कहा मुझे भेज दो, तो मैंने भेज दिया जैसे आप टेक्स्ट पे भेज देते हैं एज अ रिमाइंडर। और कभी कभी हो जाता है लोग कुछ आयत ऊपर नीचे कर लेते हैं, या आखिरी आयत अक्सर लोग भूल जाते हैं, और आयतुल कुर्सी तो ऑब्वियसली ये इतनी लंबी मुश्किल है आयत है, तो मैंने सोचा चले ठीक है हेल्प हो जाती है, मैंने भेज दिया। तो उन्होंने वापस आके मुझे कहा कि ये मैं नहीं पढ़ सकता, तो फिर मैंने उनको रोमन इंग्लिश में लिख के दी, एंड दैट्स परफेक्टली फाइन एज वेल। मैंने उस वक्त इसलिए इस बात को ज़्यादा जज नहीं किया क्योंकि जिस तरह से भी कोई नमाज़ पढ़े या जितना भी नमाज़ पढ़े, मैं समझती हूँ जैसे भी है उसको इनकरेज करना चाहिए। क्या तोहम परस्त भी हैं? अगेन जी, इतनी बड़ी किताब, वो मेरी तो फ्रेंड्स हैं, वो कहती हैं कि तुम्हारी वजह से हमने काली दाल खाना छोड़ दिया है, कि हमें पसंद थी। आपको पता है यूके में पंजाबी कल्चर बहुत आम है, तो काली दाल बड़ी पसंद की जाती है। तो मैंने वो कोई वाक़या लिखा था, तो मेरी बेस्ट फ्रेंड ने कहा कि बाकी तो छोड़ो, लेकिन मैं अब तो काली दाल खा नहीं सकती। जो मैंने देखा अगेन वो मेरे घर के माहौल से बहुत मुख्तलिफ माहौल था, तो ये तावीज़ और ये इस किस्म के वहम ये तो मैंने देखा ही नहीं। तो पहली दफ़ा तो जब मैंने हाथ लगाया तो मैंने तो पहचाना ही नहीं कि ये तावीज़ है। फिट रहने के लिए कोई ख़ास खुराक खाते थे? खुराक तो एक्चुअली जी जो सच्ची बात है बहुत कम ही थी कंजम्पशन घर में, कम अज़ कम। हाँ, लेकिन अगर आप दावत पे बुलाएंगे तो फिर मतलब आप 2 बकरे रखें तो ऐसी वो है। लेकिन घर में जो खुराक थी वो शुरू में मुझे बड़ा ऑड लगा, वो भी थोड़ा सा अगेन मेरे घर के माहौल से बड़ा मुख्तलिफ था। जब पहली दफ़ा मैंने देखा कि एक छोटी सी चपाती आ रही है, तो मेरे तो आंखों में आंसू आ गए कि मैंने कहा इतना बड़ा लीडर, इतना बड़ा सेलिब्रिटी। तो मैंने जाके फिर कोको खा के, भाई साहब ये नहीं करना। उन्होंने कहा जी नहीं ये हमें ऑर्डर है। मैंने कहा नहीं ये नहीं होगा। तो वो घर का माहौल बहुत मुख्तलिफ था। ये जो आप मुझे लिस्ट बता रहे हैं, ये जो
खुराकी की जो लिस्ट है, ये तो क्या पता वो छोड़ना ही ना चाहें। अपनी टीम का तारुफ करवाया। रेहाम, अपनी टीम का तारुफ तो करवाए ना, ये कौन लोग हैं? इरफान भाई बहुत सालों से मेरे साथ काम कर रहे हैं। इनफैक्ट 2014 और 2015 शायद आपको इनका इंटरव्यू लेना चाहिए, क्योंकि ये बनी गाला टाइम से हमारे साथ हैं। और माशाल्लाह इन्होंने मेरा ख्याल 20 साल की उम्र से पीटीआई को इन्होंने अपना सारा कीमती जवानी और सारा अपना वक्त दिया है ना। मेरा लाहौर पंजाब की जितनी कोऑर्डिनेशन है वो उसको मैनेज कर रहे हैं। रहीम यंगस्टर हैं लेकिन बहुत अच्छी तरह से, और सर्टनली जो साउथ पंजाब वाली साइड है, जो मेरा एक शौक़ है कि मैं जाके मुख्तलिफ जो, क्योंकि मैंने पाकिस्तान के बारे में तो बहुत कुछ सीखना है लोगों के साथ बैठ के। तो रहीम हमारी टीम में अभी नए आए हैं, लेकिन बड़ी जल्दी इन्होंने अपना जो जगह है बना ली है। फ़ाइज़ा माशाल्लाह बहुत कॉम्पिटेंट है, और हर मेरी जो मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब ख़वातीन मेरे साथ काम करते हैं, क्योंकि लोगों को बड़ा एतराज़ रहता है कि ख़वातीन ज़्यादा दिखाई नहीं देती, लेकिन ये मेरी अपनी बेटियों की तरह हैं। और आपको पता है कि कुछ जगहों पे मुझे थोड़ी सी टेंशन होती है, क्योंकि मुझे लगता है कि क्या इनके लिए मौजू है, लेट ना हो जाए। तो कभी कभी ये भी वजह है कि मैं चूँकि अपनी बेटियों को भी साथ नहीं रखती, तो बट लेकिन फ़ाइज़ा बहुत अच्छी तरीके से मैंने देखा है बड़े टफ़ चीज़ों का मुकाबला भी करती है। और थोड़ा सा मैंने सिखाया है कि थोड़ा हुक्म ज़रा ज़्यादा चलाए, बिकॉज हमारी लड़कियां असर्टिव नहीं हैं, पर मैनेजमेंट स्किल्स बड़े ज़बरदस्त हैं फ़ाइज़ा के। अज़का काफ़ी न्यू है हमारी टीम के साथ, लेकिन इमीडिएटली जैसे मैंने कहीं पहुंचना हो तो उसके लिए मैंने क्या पहनना है, आज बल्कि इनको एतराज़ ये था क्योंकि आज हमने एक्चुअली मुल्तान निकलना था, लेकिन वो आपकी कमिटमेंट चूँकि इरफान भाई ने की हुई थी, तो अस्का को ये होता है कि मैम की लुक ये होनी चाहिए, इनको ये पहनना चाहिए। तो ज़रा सा मैं इनको आइडिया दूंगी, फिर इनिशिएटिव ये खुद लेती हैं। और ये बहुत ज़रूरी है कि हमारी लड़कियां हर शोबे में आएँ। चेयरमैन तहरीक इंसाफ में अमूरे मुमलिकत की सूझबूझ और अहलियत किस लेवल की है? मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा अलमिया जो है ना, कि हर शख्स जो है वो नौकरी कर रहा है जिसको नहीं करनी चाहिए, जिसको हम अंग्रेज़ी में कहेंगे कि द राइट मैन फॉर द राइट जॉब। ये हमारे थ्रू आउट पाकिस्तान में मसला है। अब जाहिर सी बात है कि एक खिलाड़ी क्यों बनता है, क्योंकि वो शायद टिक के बैठ नहीं सकता क्लास में। तो अमूर मुमलिकत के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप फाइल्स पढ़ें, ज़रूरी है कि आपको जो बताया जाए कि जी ये पूरी फ़ाइल है या ये कुछ पॉइंट्स हैं, या आप बैठ के पढ़ें और फिर उसके ऊपर आप अपने तजावीज़ दें, डिस्कशन करें और फिर बाहर जाके बात करें। तो वो मैंने कम से कम, मेरा तो मुशाहिदा नहीं है, ऐसा मैंने नहीं देखा। मुस्तकबिल के जो सियासतदान हैं जैसे मरियम नवाज़ और बिलावल भुट्टो, इन दोनों में से ज़्यादा बेहतर सियासतदान किसको समझते हैं? बिलावल भुट्टो को हमने देखा है पार्लियामेंट में, और मैंने तो जो देखा है तो मुझे तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस उनकी लगी है। और ये शायद नाइंसाफ़ी है क्योंकि मरियम नवाज़ को पार्लियामेंट में नहीं आने दिया गया, और मैं ये अल्फाज बहुत मोहतात होके इनका इंतखाब कर रही हूँ। अगर हम उनको पार्लियामेंट में देखते तो फिर मैं आपका सवाल जो है उसका बेहतर जवाब दे सकती। मुझे नहीं पता कि वो पार्लियामेंट में कैसा परफॉर्म करेंगी, लेकिन एक साल हमने पिछले साल जो पीडीएम की हुकूमत में फॉरेन मिनिस्ट्री में देखा बिलावल भुट्टो को। उससे पहले 3.7 ईयर्स में जब पीटीआई का टेन्योर रहा, हमने उनको अपोजिशन निभाते हुए देखा। ज़बरदस्त उन्होंने स्पीचेस की, और मैं अभी आपको बता रही थी कि मैं बहुत कम सियासतदानों की स्पीचेस देखती हूँ, लेकिन बिलावल भुट्टो की स्पीचेस उनमें बड़ा ज़बरदस्त एक मगरब और मशरिक़ का इम्तिजाज था, क्योंकि उनकी जो पॉलिटिकल सैटायर है जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में आप देखते हैं, ब्रिटिश पॉलिटिक्स में वो भी है तंज। फिर थोड़ा सा जुल्फ़िकार अली भुट्टो की भी बात आती है, थोड़ी सी बीबी भी छलकती हैं, थोड़े से जरदारी साहब भी दिखाई देते हैं। अपनी दोस्त समीना मसूद से मिलने उनकी फैक्ट्री आई। आपकी इस खूबसूरती और फिटनेस का राज क्या है? मैं खुश रहती हूँ, क्लीशेड जवाब है। एक्टिव रहती हूँ और
बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा, उनकी डिमांड्स इतनी रही हैं सारी ज़िंदगी के, उन्होंने भी मुझे एक्टिव रखा है। तो लेकिन आई थिंक कि खूबसूरती तो मेरा ख्याल है कि जो भी इंसान अगर दिल से जो महसूस करे तो मुझे लगता है उसके चेहरे पे आता है। आने वाले दिनों में हम रेहाम खान को कहाँ देखते हैं, किस शोबे में देखते हैं, सियासत, सहाफ़त या शोबिस? देखिए, आजकल जो सियासतदान हैं उनसे ज़्यादा अच्छी शो बिज़नेस कोई कर नहीं रहा। जो सहाफ़ी हैं माशाल्लाह उनसे अच्छी सियासत कोई कर नहीं रहा। और जो बेचारे हमारे शो बिज़नेस वाले हैं वो फिर उनको जहाँ भी कोई फिट कर दे, जहाँ कहीं सियासतदान फिट कर दे या सहाफ़ी फिट कर दे। तो मेरा ख्याल है कि जो लाइंस है ना बड़ी ब्लरी हो गई है। तो मैं अपने को हर जगह देखती हूँ जहाँ भी मैं समझती हूँ कि कुछ ऐसा आप कर सकें जिसमें कुछ लोगों का फ़ायदा हो जाए। अगर सियासत में आई किस पार्टी को ज्वाइन करेंगे? अब मैं आपसे सवाल पूछूं कि अगर इलेक्शंस हुए अगले साल तो आप किस पार्टी को वोट देंगे? तो ये बड़ा मुश्किल सवाल है। देखिए, मैं आपकी तरह, आम लोगों की तरह, आप तो फिर, मैं आपको तो बिल्कुल ही आम लोगों में तो शुमार नहीं करती, लेकिन हम आम लोगों की तरह पाकिस्तानी जो है ना बहुत कंफ्यूज्ड है कि किसको वोट डालें। और उसकी वजह यह है कि किसी पार्टी का भी जो अपने को राइट विंग की जमात कहती थी वो राइट विंग नहीं दिखाई देती, जो लेफ़्ट विंग की जमात कहते थे वो लेफ़्ट विंग नहीं दिखाई देती। तो नज़रियात तो कहीं भी नहीं नज़र आता। तो हमें तो ये नहीं समझ आ रही कि वोट कहाँ डालें। तो ये पार्टी ज्वाइन करना तो बहुत मुश्किल है। डिज़ाइनर्स हैं आपके पास? अगर मेन डिज़ाइनर ज़ीशान है, आगे उनको जो पंचिंग और जो ड्राइव करना होता है, एक लैंग्वेज उनकी सही होती है डिज़ाइन को कंप्लीट करने में, उसके लिए 8 से 9 लोग हैं जो कंप्लीट करके मशीन तक पहुंचाते हैं। ख़वातीन डिज़ाइनर्स क्यों नहीं है? ख़वातीन डिज़ाइनर्स मेरे पास पहले थी। अच्छा। 1-2 थी, आगे पीछे आती गई, लेकिन वो 4 साल 5 साल काम करके फिर मैंने चेंज किया। अपनी आने वाली फिल्म के प्रोजेक्ट के सिलसिले में सखी सरवर भट्ट से मिलने कज़ाफ़ी स्टेडियम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पहुंची। आपके कोई नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं? हाँ जी, बस मैं एक फ़िल्म मैंने स्वात की सेटिंग में बनाई थी। तो फिर पंजाब ने कहा कि हमें आप भूल गई हैं। मैंने कहा नहीं, ऐसी बात नहीं। तो अब जो फ़िल्म बना रही हूँ वो पंजाबी फ़िल्म है, मतलब पंजाबी डायलॉग बहुत ज़्यादा है उसमें, और पंजाबी का स्वाद उसमें आपको सही तरह से मिलेगा। पंजाबियत के बारे में है, और हमारे जो माशाल्लाह जो लॉलीवुड की एक हिस्ट्री है, मेरा ख़्याल है हमें उसको भूलना नहीं चाहिए। सखी साहब से मेरी मुलाकात हुई, इनसे बातचीत हुई, इन्होंने 1-2 और लोगों से हमें मिलवाया। ताहिर अंजुम साहब भी बड़े हमको सपोर्ट कर रहे हैं इसमें, क्योंकि ज़ाहिर है पंजाबी डायलॉग में फिर हमें ज़रूरत होगी, तावन की ज़रूरत होगी। चौधरी साहब से भी हमने सिटिंग रखी है, और फ़िल्म बड़े मज़ेदार है। फ़िल्म का नाम है चीमा चट्ठा एंड बाजवा। अच्छा, बाजवा भी डाल दिया सर, फिर कैसे हो सकता है कि फ़िल्म कंप्लीट हो बाजवा के बगैर? सखी सरवर साहब और ताहिर अंजुम साहब, इनके साथ कैसे मुलाकात हुई? ये तो बड़े वर्सटाइल आदमी हैं, ये किंग मेकर हैं, बहुत बड़े बड़े स्टार्स इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाए हैं। ताहिर अंजुम साहब का अपना एक बहुत बड़ा मुकाम है, आपका और इनका ये कम्बिनेशन कैसे बना? ये मैं समझती हूँ कि वो कहते हैं ना, देयर इज़ नथिंग रैंडम इन द यूनिवर्स। तो मुझे भी नहीं पता कि ताहिर भाई कैसे और किस तरह से, लेकिन जब भी मुझे कोई काम पड़ा है लाहौर में, क्योंकि मेरा तो इसी तरह होता है कि हवाई घोड़े पे सवार, तो ताहिर भाई हर जगह, मतलब कोई मेरा, जैसे बच्चों की जो मसाइल हैं, चाइल्ड अब्यूज़ वगैरह के, जो आपने देखा हाल ही में हमारी एक जो तशद्दुद का केस आया, रिजवाना का जो तशद्दुद का केस आया,
तो मैं लाहौर आई हुई थी और मैं बड़े चुपके से जाना चाहती थी। ताहिर भाई ने सारा हमें अरेंज करके दिया, वहाँ पे लोकली हम डॉक्टर्स के साथ इंगेज हुए। जब भी मैंने कोई काम कहा है घूम फिरा के वो ताहिर भाई की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। सखी साहब से भी इन्होंने इंट्रोड्यूस कराया। ताहिर साहब, इस फिल्म में आपका भी कोई रोल है? जी, मेरा ख्याल है कि मेरा रोल इतना भी होना है जिन्ना कि 10 मिनट अजय मेरे कोल माइक नहीं सी जो कह रहे सन कि इतना खड़ाक करने लगे और मैं उन्हें बात कहने लगा कि दूसरा खड़ाक खड़ाक करने की तो शौकीन है, खड़ाक से बाज नहीं आती। मैं कहना कि इन्होंने जो भी खड़ाक किया बड़ा किया और फिल्म के भी अच्छा खड़ाक करनी है। सानू खास तौर पर खुशी ये हुई है कि पंजाबी फिल्म बनाना चाह रहे हैं। तो पंजाब लोग वैसे भी इन्हों की काबिलियत को वाकफ ने असली आर्टिस्ट शोबीज के लोग। यहाँ आप इस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आई हैं, तो यहाँ आने का क्या मकसद है? मैंने जो देखा हुआ है सखी सरवर साहब को कि इनका एक एंगल तो मुझे पता था कि ये जितने भी बड़े फनकार हैं उनको इंट्रोड्यूस सखी सरवर साहब ने करवाया हुआ है, लेकिन जो स्पोर्ट्स की दुनिया है उसमें इनका क्या कंट्रीब्यूशन है? मुदस्सर रियाज मलिक साहब का, सखी सरवर साहब का। सबसे अच्छी बात जो सखी सरवर साहब की लगी, क्योंकि ये खुद तो बोलेंगे नहीं, और वो ये है कि क्वाइटली बहुत सी चीज़ों को सपोर्ट करते हैं। और जब मैं इनसे बात करती हूँ तो वो हम सोचते हैं कि फ़िल्म के बारे में बात करेंगे, थिएटर के बारे में बात करेंगे, आर्टिस्ट की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनके बारे में बात करेंगे। जैसे कोविड में इन्होंने कितना सपोर्ट किया थिएटर कम्युनिटी को, आर्टिस्ट कम्युनिटी को, लेकिन हर दफ़ा किसी और को वो स्पोर्ट्स की बात शुरू कर दी। फिर इस दफ़ा उन्होंने कहा ये जी हमारे जो डीजी साहब हैं मुदस्सर मलिक साहब, वो बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, मैडम आपने उनका काम देखना है। अल्लाह जानता है तंजीम के शुरका में इनामात तकसीम किए। घर वापस आईं। रेहाम खान से हल्की फुल्की गपशप भी हुई। तो फिर लेना पसंद है या देना? देना। पसंदीदा जगह कौन सी? घर। फुर्सत के लम्हात कैसे गुजारना पसंद करते? पढ़ना और तन्हाई। पेंटिंग भी करती हूँ थोड़ी बहुत, सिर्फ अपने शौक के लिए, अगर फुर्सत मिले तो। म्यूजिक सुनती हैं? बहुत ज़्यादा। पिछले 1 साल में थोड़ा सा म्यूज़िक कम सुना है मैंने, लेकिन मुझे म्यूज़िक से बहुत लगाव है। हर किस्म का म्यूज़िक सुनती हूँ, बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट भी करती हूँ हमारे जो लेजेंड्स हैं। दिल की बातें किससे करती हैं? लोग मेरे पास आते हैं अपनी दिल की बात बताने के लिए, अपना मसला बताने के लिए, तो मेरी बारी नहीं आती। दिल की दिल में ही रह जाती? नहीं, लिख देती हूँ। अगर कोई एक ऐसा दिन आपको मिले जो अपनी मर्जी से गुजारना चाहें तो कैसे गुजारेंगे? बिल्कुल तन्हा, मुझे छोड़ दें सारे और मैं कहीं ऐसी जगह जाऊं जहां मुझे कोई पहचाने ना, और मैं बस बैठ के लोगों को देखूं, जो कि मतलब स्ट्रेंजर्स को। मैं बड़ा एंजॉय करती हूँ कोई ऐसी जगह पे जाना जहां मैं लोगों को देख रही हूँ, पीपल वॉचिंग जिसको कहते हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। शॉपिंग कहाँ से करती हैं? शॉपिंग मैं बिल्कुल नहीं करती, और शॉपिंग का शौक भी नहीं। ग्रोसरी शॉपिंग का बड़ा शौक है, खाने पीने की, ये जो सुपरमार्केट वगैरह। ब्रांड कॉन्शियस है? पाकिस्तानी ब्रांड जो है अब वो दुनिया पहने, बड़ी मेरी ख्वाहिश है कि पाकिस्तानी ब्रांड्स दुनिया पहने। लेकिन जो बाहर के ब्रांड्स हैं, मैं समझती हूँ उनको हमें अपनी ज़िंदगी में से कम करना चाहिए, इसलिए क्योंकि हमें कुछ उससे मिल नहीं रहा, तो और अच्छा भी नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा लाउड ब्रांड्स आप पहने। मेरा ख्याल है ये रैपर्स को सूट करता है, उनके ऊपर अच्छा लगता है, लेकिन ऐसे मैं पसंद नहीं करती। जिंदगी में कोई कमी या खलिश? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ज़िंदगी ने जितना दिया है शायद मैं उसकी भी मुस्तहिक नहीं थी। कोई खलिश, कोई रिग्रेट नहीं है, कोई कमी भी नहीं रही, अल्हम्दुलिल्लाह। पसंदीदा सियासतदान? पाकिस्तानी तो जो सियासत जिनको नहीं करनी चाहिए वो ज़्यादा अच्छी सियासत करते हैं, तो उनका तो हम नाम ले नहीं सकते।
लेकिन आप उन्हें अच्छा सियासतदान मेरा ख्याल है बाकियों से तो अच्छी सियासत कर रहे हैं, शुरू से लेके आखिर तक अच्छी सियासत कर रहे हैं। हमारा सेगमेंट है रैपिड फायर। इन सियासतदानों को मशवरा देना है आपको। हो चेयरमैन तहरीक इंसाफ रेस्ट कर लें, नवाज शरीफ, आई थिंक के डिसाइड कर लें, मरियम नवाज, थोड़ा वेट कर लें, बिलावल भुट्टो जरदारी, आपका वक्त आएगा, शहबाज शरीफ, आपका वक्त आने वाला है। आसिफ अली जरदारी। अल्लाह आपकी ज़िंदगी में बिलावल भुट्टो को प्राइम मिनिस्टर शिप नसीब करे। मशवरा दे रही हैं, दुआ दे रही हूँ। आई थिंक के उनकी बड़ी अच्छी, मतलब उन्होंने खेला अच्छा है। मौलाना फजलुर रहमान, किताब लिख लें। चौधरी परवेज लाई, किधर है वो वैसे जेन्युइनली है किधर? जोई शुजात हुसैन, फाइटर हैं। अलीम खान, अल्लाह करे आप सीएम बन जाएं। जहांगीर तरीन, मुझे भी एक जहाज दे दे। हामिद खान, जस्टिस वजीउद्दीन की लाइन पे रहें। सिलेक्ट वन, सियासत या सहाफत, सियासत, लंदन या पाकिस्तान, पाकिस्तान, इस्लामाबाद या कराची, मिर्जा साहब सुन लेंगे लेकिन इस्लामाबाद। अच्छा। comparison नहीं है। चाय या कॉफी, कॉफी, गर्मी या सर्दी? सर्दी। बहुत बहुत शुक्रिया, Thank you जी। आपके साथ सारा दिन गुजारा, बहुत अच्छा लगा। बहुत शुक्रिया।